मैं एक मॉल के बाहर बैठकर गुब्बारे बेचा करता था। एक दिन मेरे पास एक नकाब पहने हुए औरत आई और मुझसे कहने लगी, तुम्हें कोई नौकरी की जरूरत है क्या? मैंने कहा हाँ, तो वह मुझे अपने साथ घर लेकर गई। मैं वहां दिन भर काम करने लगा और रात को मालकिन मुझे केसर वाला दूध पिलाती थी। लेकिन सुबह मैं जब सोकर उठता था तो मैं बहुत थका हुआ महसूस करता था। ये जानने के लिए एक दिन रात को उस केसर वाले दूध को फेंक दिया और उस रात मेरे साथ। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मेरी किस्मत में तो दर दर की ठोकरें खाना लिखा हुआ था और मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। फिर मैं नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं एक मॉल के बाहर गुब्बारे बेचने लगा। एक दिन मेरे पास एक नकाब पहने हुए लड़की आई। वो अपने साथ मुझे अपने घर लेकर गई। उसके घर जाकर जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने काफी दिन उसके साथ बिताए, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखता। वह हमेशा मेरे सामने अपने चेहरे पर नकाब लगाए रखती थी। मैंने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे किसी भी हाल में अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह कहती कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगी। उसके मुताबिक जब सही वक्त आ गया और मैंने उसका चेहरा देखा, तो मैं उसको देखते ही रह गया, क्योंकि वह तो दरअसल मेरे पापा मेरे गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। मेरे यहाँ बहुत सारे नौकर नौकरानियां रहा करते थे। वो लोग मेरे खेतों में काम करते थे। मेरे खेतों में बहुत ज्यादा अन्न उपजता था, लेकिन एक दिन मेरे पापा के दोस्त ने पापा को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर सारे जमीन अपने नाम करवा लिया। जब पापा होश में आए तो उनका सब कुछ लूट चुका था, और इससे भी जब उनके दोस्त का मन नहीं भरा तो पुलिस को फोन करके पापा को गिरफ्तार भी करवा दिया। हमारे गांव में शराब पीने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था, और मेरे पापा ने गैर कानूनी काम किया था। मैंने अपने पापा को जेल से रिहा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पापा जेल से नहीं निकल पा रहे थे। फिर मैं पापा के उसी दोस्त के पास गया जिन्होंने मेरे पापा के साथ दगाबाजी की थी। मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, तब जाकर मेरे पापा जेल से बाहर निकले। हम लोग एक ही दिन में अर्श से फर्श पर आ गए। मैं शहर के कॉलेज में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया था और हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। पापा के पास अब पैसे ही नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए, और मैं शहर से वापस गांव आ गया। पापा इसी गम में बीमार रहने लगे। मम्मी अपना सोने का हार और कंगन बेचकर पापा का इलाज करवाने लगी, और उसी पैसे से घर का खर्च भी चल रहा था। 6 महीने तक पापा का इलाज चलता रहा, लेकिन वो बच नहीं सके। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, शायद उनको गहरा सदमा लगा हुआ था। अब जो भी पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब हमारे घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हम पर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी। माँ तो जैसे पागल सी हो गई थी, हमेशा गुमसुम चुपचाप बैठी रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। एक बहन हमेशा माँ के पास रहती ही थी कि कहीं माँ खुद को कुछ कर न ले। मेरी 5 बहनें थी और मैं इकलौता सबसे छोटा भाई था। अब मेरे कंधे पर घर का बोझ आ गया था। मुझे उनकी शादी की फिक्र हो रही थी। पहले मेरे घर में इतने अन्न रहा करते थे कि हम गरीबों को दान करते थे, और अब एक एक अन्न के दाने को मोहताज हो गए थे। कई कई दिन तक हम भाई बहनें भूखे पेट ही सो जाते थे। गांव वाले हम लोगों पर हंसते थे, हमारा मजाक बनाते थे, कहते थे इसका बाप नशेड़ी था, नशे की खातिर सब कुछ चला गया। जबकि मेरे पापा नशेड़ी नहीं थे। पता नहीं उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि मैं पढ़ ही रहा था, और आज तक नौकरी करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा था। अब घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए मैंने नौकरी करने का फैसला कर लिया था। मेहनत करने से तो मैं नहीं घबरा रहा था, क्योंकि घर के हालात ही कुछ इस तरह के हो गए थे। कभी हमने गरीबी भरे हालत नहीं देखे थे। मुझे घर के हालात सही करने थे। गांव में मैं सबके घर घर जाकर नौकरी मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दिया। उन लोगों ने ये कहकर भगा दिया कि कहीं तू भी अपने बाप के जैसे निकला तो। जिसने मेरे पापा के साथ बेईमानी की उसको गांव वाले कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि अब वो जमींदार बन गए थे और मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ रहने के लिए पुरानी हवेली थी। मैंने सोचा इसमें से आधी हवेली भाड़े पर लगा देता हूँ,
थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, लेकिन जब लोगों को मेरी माँ के बारे में पता चलता था तो फिर वापस आते ही नहीं थे। मैं अपनी माँ और बहन को गांव में छोड़कर अकेले नौकरी के लिए शहर निकल गया। यहाँ आकर मैंने हर कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरी पढ़ाई ना पूरी होने के कारण मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक कपड़े की दुकान में नौकरी मिल गई। सैलरी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे मेरी माँ और बहन का पेट भर जाता और मैं रात को दुकान की रखवाली भी करता था, तो मुझे रात को भी रहने का ठिकाना मिल गया था। मतलब मैं दिन रात दुकान में ही रहता था। दुकान के मालिक मेरे लिए हर रोज अपने घर से खाना लेकर आते थे। ये शहर पहाड़ों के बीच में था। दिखने में बहुत अच्छा शहर था। यहाँ रात को भी काफी चहलकदमी रहती थी। दुकान के मालिक बहुत अच्छे थे। वो मुझ पर बहुत भरोसा किया करते थे। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन बहन का फोन आया। उसने कहा, कार्तिक, तू जितना भी पैसा भेज रहा है वह बहुत है, क्योंकि तू छोटा है, लेकिन माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरे भाई, इससे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढना, माँ को डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। बहन की बातों से मुझे तेज झटका लगा था और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसी दुकान के बाहर रात को बैठकर गुब्बारे बेचा करूं, क्योंकि इसको खरीदने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगते और बेचकर जो पैसे आते उससे घर भेज दूंगा, जिससे माँ का इलाज होगा। माँ के इलाज के साथ साथ और भी मेरे पास बहुत सारे काम थे। मेरी जवान बहनों की शादी करना। दूसरे दिन मैं दुकान के मालिक से छुट्टी लेकर गया गुब्बारे की दुकान पर और वहां से कुछ गुब्बारे खरीद कर ले आया और रात को मेरी दुकान 9 बजे बंद हो जाती थी। तो 9 बजे के बाद मैं उसी दुकान के बाहर गुब्बारे लेकर बैठ गया, लेकिन एक भी बच्चे गुब्बारे लेने नहीं आए। मैं बहुत उदास हो गया था। अब मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं हार नहीं माना और दूसरे दिन भी रात को गुब्बारे लेकर दुकान के बाहर बैठ गया। आज 2 बच्चे आए थे और गुब्बारे लेकर चले गए। मैं थोड़ा सा खुश हुआ था। इसी तरह तीसरे दिन और भी ज्यादा बच्चे आए और मेरे गुब्बारे बिकने लगे। इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही थी और मुझे यहाँ पर काम करते हुए 6 महीने हो गए थे। उन पैसों से माँ का इलाज शुरू हो गया और अगर कोई फेस्टिवल आता तो गुब्बारे और भी बिकते थे। आज भी वह दिन याद है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और मैं रात को दुकान के बाहर बैठकर गुब्बारे बेच रहा था और वह रक्षाबंधन का दिन था, जबकि बहनों ने मुझे फोन करके बुलाया था कि भाई, एक दिन के लिए आजा, हम लोग राखी किसको बांधेंगे और तेरी भी कलाई सूनी रहेगी। बहन के कहने पर मैंने दुकान के मालिक से छुट्टी मांगी थी, लेकिन उसने कहा कि कोई फेस्टिवल रहता है तो और भी ज्यादा कस्टमर आते हैं, इसलिए तुझे यहाँ किसी भी फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं रक्षाबंधन पर अपनी बहनों से दूर था। उस दिन मेरे गुब्बारे भी खूब बिक रहे थे। आज मुझे सारी रात जागकर गुब्बारे बेचने थे, क्योंकि आज त्योहार का दिन था। ऐसे मौके पर खरीदारी ज्यादा होती है, क्योंकि त्योहार के अलावा गुब्बारे ज्यादा नहीं बिकते थे। शुरुआत के दिनों में गुब्बारे अच्छे बिकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब कुछ दिनों से एक भी गुब्बारे नहीं बिकते थे और दुकान के मालिक जो सैलरी देते थे उससे तो माँ का इलाज भी नहीं हो पाता था। एक दिन मैं दुकान के मालिक को कह दिया कि अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी बहन की शादी करनी है, माँ का इलाज चल रहा है, इसलिए मैं कहीं और काम ढूंढने जा रहा हूँ। दुकान के मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। मैं किस्मत से बहुत मायूस हो चुका था। कभी कभी मेहनत भी हमारी किस्मत को नहीं बदल सकती। फिर मैं वहां से वापस एक कंपनी में गया। वहां जाकर मैंने नौकरी मांगा, लेकिन वहां भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं दुकान में काम करता था तो कम से कम यह भी था कि रहने का पैसा नहीं लगता था, नहीं तो अगर मैं भाड़े से रूम लेता तो उसका भी खर्च लगता और ऊपर से दुकान के मालिक मुझे खाना भी खिलाते थे, तो मेरे खाने के पैसे भी बच जाते थे और वह पैसे मैं गांव भेज दिया करता था। लेकिन अब मैं क्या करता, यही सोचकर वापस फिर से उसी दुकान पर गया। दुकान के मालिक ने मुझे वापस अपनी दुकान पर रख लिया, लेकिन वह पैसे बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर भी मैं उतने ही पैसे में काम करने लग गया और रात को फिर से अपना गुब्बारा बेचने लगा। एक दिन मेरी बहन ने कहा, भाई, आज तो गांव वाले आकर तुम्हें बहुत सुना रहे थे और मरे हुए पापा को भी सुना रहे थे कि इसके पापा तो अपनी जान छुड़ा लिए इस सब से, लेकिन भाई जिंदा है और उसे अपनी बहन की परवाह नहीं है। इतनी जवान जवान बहनें इसके घर में है, लेकिन एक भी बहन की शादी नहीं कर रहा है। मैंने कहा, बहन, जिसको जो भी कहना है कहने दो, हम किसी के मुंह पर ताला तो नहीं लगा सकते है ना। एक दिन रात को मैं दुकान के बाहर बैठकर गुब्बारा बेच रहा था कि तभी मेरे पास एक नकाब पहनी हुई औरत आई। उसने मुस्कुराकर मुझसे सारे गुब्बारे खरीद लिए।
एक बार में ही मेरे सारे गुब्बारे बिक गए थे। अचानक ही मेरी इतनी बिक्री हो गई थी कि मेरे पास से लगभग सारे गुब्बारे ही बिक गए थे और मैं बहुत खुश हो गया था। मैं खुशी से जाते हुए उसे देख रहा था, लेकिन यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि वह तो एक बहुत बड़ी सी कार में बैठकर गई थी, जिसका दरवाजा ड्राइवर ने खोला था। वह जरूर किसी अमीर बाप की बेटी थी। जो भी था, मैं तो अपने कमाई होने पर बहुत खुश था और दुकान में आकर सो गया। आज मेरे सारे गुब्बारे एक बार में ही बिक गए थे। मुझे सोने का टाइम मिल गया था, लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आई कि भाई, माँ तुझे देखने की जिद कर रही है और हम पांचों बहनों का भी दिल करता है कि तुम्हें देखूं। क्या तुम कल आ सकते हो? मैंने कहा हाँ, मैं कल पक्का आऊंगा। अगले दिन मैं दुकान के मालिक से छुट्टी लेकर गांव के लिए निकल पड़ा और दूसरे दिन शाम तक पहुंचा। मैं जिस शहर में रहता था वो मेरे गांव से काफी दूर था। वहां जैसे ही पहुंचा, माँ मुझसे लिपट गई। माँ अब पहले से काफी ठीक हो गई थी। बहन मेरे लिए सेवई पूरी और पनीर बनाई थी। मैंने खाना खाया। उसके बाद मम्मी और पांचों बहनों से काफी सारी बातें की। दूसरे दिन मैं गांव की तरफ निकल गया तो कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे मेरे गांव के मुखिया मिले। उन्होंने मुझसे कहा, कार्तिक, तुम्हारी दीदी के लिए मेरी नजर में एक लड़का है। क्या तुम अपनी दीदी की शादी करोगे? मैंने कहा हाँ, दीदी की शादी तो करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, कल शाम को तुम्हारे यहाँ लड़के वाले आ जाएंगे। तुम उनके चाय नाश्ता का बंदोबस्त कर लेना और दीदी को कहना तैयार रहने के लिए। मैंने कहा ठीक है। रिश्ता बताने के लिए आपका शुक्रिया। मैं घर आकर दीदी को बताया कि कल लड़के वाले आएंगे, आप कल अच्छे से तैयार हो जाना और मैं कल सुबह मार्केट जाकर उनके खाने पीने की चीजें ले आऊंगा। इतना सुनते ही मम्मी और दीदी के चेहरे पर मुस्कान आ गया था। हम दूसरे दिन सुबह उठते ही हम सबने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया और सारा इंतजाम हो गया। शाम को मेरी दीदी बहुत अच्छे से रेडी हो गई। लड़के वाले भी आ गए। लड़के के मम्मी पापा और लड़का आया था। लड़के का नाम मोहित था और वो बहुत ही स्मार्ट था। चाय नाश्ता होने के बाद लड़के की माँ ने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम लोग को भी लड़का और उसका घर परिवार अच्छा लगा। फिर मैंने पंडित जी को बुलाया और 1 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हो गई। अब मुझे भी जल्दी ही शहर जाना पड़ता क्योंकि दीदी की भी शादी की तारीख तय हो गई थी और शादी के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। इसलिए मैं गांव में 3 दिन रहकर वापस शहर आ गया। जिस दुकान में मैं नौकरी करता था, नौकरी पर आया तो मैंने अपनी दीदी की शादी के बारे में दुकान के मालिक से बात की, लेकिन मेरे मालिक की मुझ में कोई हमदर्दी नहीं हुई थी। वह कहने लगे कि नहीं, मैं पैसे तो नहीं बढ़ाऊंगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। आज रात को दुकान से फ्री होकर फिर मैं गुब्बारे लेकर दुकान के बाहर बैठ गया। 1 घंटे तक मैं ऐसे ही बैठा रह गया, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया। मैं बिल्कुल उदास होकर सर झुकाकर बैठ गया कि तभी मेरे कानों में एक लड़की की आवाज आई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने वही नकाब वाली लड़की खड़ी होकर कह रही थी कि मुझे सारे गुब्बारे चाहिए। मैंने उसे सारे गुब्बारे दे दिए। मैं अपनी इस बिक्री पर बहुत खुश भी हुआ था और साथ ही साथ इस बात पर हैरान भी था कि वह लड़की इतने गुब्बारे का क्या करेगी, लेकिन वह तो सारे के सारे ही अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेती थी। शायद वह अपने घर को गुब्बारे से सजाती होगी, तभी तो वह इतने सारे गुब्बारे ले जाती होगी। गुब्बारे बिकने से मैं खुश रहता था, लेकिन मेरी बहन की शादी करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। ये सोच सोचकर मैं हमेशा परेशान रहता था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि लड़के वाले ने कहा था कि वो धूमधाम से शादी करेंगे। कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे में मेरी बहन का रिश्ता भी टूट जाता। इधर 2 दिनों से मैं बाहर गुब्बारे लेकर बैठता था, लेकिन ना तो एक भी बच्चा आया था और ना ही वह नकाब वाली लड़की। मुझे लगता था वह नकाब वाली लड़की तो जरूर आएगी और मैं उसका इंतजार करता था, लेकिन वह नहीं आई थी। अभी मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे अपनी बहन की शादी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए था और मेरे लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। अगले दिन मैं बिना गुब्बारे लिए हुए ही चुपचाप बाहर में सर झुकाए बैठा हुआ था और सोच रहा था कहां से पैसा लाऊं। लेकिन तभी सामने से वह नकाब वाली लड़की चलकर मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आज तुम बिना गुब्बारे लिए ही बैठे हो? आज गुब्बारे नहीं बेचने हैं क्या? मैंने कहा कि 2 दिन से मैं गुब्बारे लेकर बैठता था, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया और ना ही आ पाई, इसलिए आज मैं उदास होकर बिना गुब्बारे लिए ही बाहर में बैठा हूँ। उस नकाब वाली लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें जॉब चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। उसने कहा फिर तो तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा, जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
वह लड़की मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे घर का काम करना होगा। यह बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गया था और काफी देर तक ध्यान से उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा और उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह नकाब के अंदर से मुस्कुरा रही है। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सका। तो फिर वह कहने लगी कि नौकरी की बात सुनकर तो तुम बहुत चौंक गए हो। ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ और इसके बदले तुम्हें बड़ी रकम दूंगी। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? मैं हकलाते हुए पूछा कि क्या आप सच में मुझे अपने पास नौकरी पर रखना चाहती हो? मुझे तो इस शहर में कोई नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो? वह कहने लगी, बस तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा और हर महीने इस काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। मैंने कहा, क्या सच में आप मुझे हर महीने 50,000 रुपए दिया करोगी? वह लड़की कहने लगी, हाँ, मुझे तुम जैसे जरूरतमंद और जवान इंसान की जरूरत है और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम बहुत जरूरतमंद हो, क्योंकि दिन में दुकान में काम करने के बावजूद भी रात को सड़क किनारे बैठकर गुब्बारे बेचते हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगी और तुम्हारी सारी परेशानियां भी हल हो जाएगी। बस मेरे साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। हर महीने 50,000 रुपए का सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहती है। इसलिए मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शरीफ लड़का हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा। मेरी बहन की शादी चाहे तो टूट जाए, लेकिन मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी थी और कहने लगी, मैं क्यों तुमसे कोई गैर कानूनी काम करवाऊंगी? मैं भी एक शरीफ परिवार की रहने वाली लड़की हूँ। मैंने इस शहर में अपना बचपन गुजार दिया है। यहाँ के सब लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो गई तो तुमसे पहले मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए बेफिक्र रहो। मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगी जो गैर कानूनी हो। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी और मैंने सोचा कि बड़े घर के लोगों को बॉडीगार्ड की जरूरत होती है और कुछ लोग शौक से भी बॉडीगार्ड रखते हैं और यह पैसे वाली होगी, इसलिए 50,000 रुपए महीने देगी। लड़की कहने लगी, बताओ फिर तुम कब से मेरे पास नौकरी करने के लिए आ रहे हो? जब तुम्हें नौकरी करनी ही है तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? बस मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा और इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने में 50,000 रुपए दे दिया करूंगी। और बताओ, तुम्हें अभी पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे दूं। अगर तुम राजी हो तो अभी मेरे साथ गाड़ी में चलो। मैं कुछ देर सोचने के बाद फैसला कर लिया था, फिर फौरन ही उठकर उसके पीछे उसकी कार की तरफ चलने लगा। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि खुशियां बार बार दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आती है, और इस टाइम जब खुशकिस्मती दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है तो दरवाजा ना खोलना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। ना ही मेहनत करने से मैं डरता था और ना ही मैं कामचोर था। अगर आज मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई होती तो मैं इंजीनियर होता, पर शायद किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। मेरी किस्मत में परेशानियों से लड़ना ही लिखा हुआ था। अगर मैं इस काम को करता तो मेरे पास अपनी बहन की शादी के लिए पैसे आ जाते, फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जानी थी। मैं उस लड़की की एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर सोच रहा था, वह लड़की मुझसे कोई ऐसा वैसा काम ना करवा ले, मैं कहीं फंस ना जाऊं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा, मैं इतने सारे पैसे जब अपने घर भेजूंगा तो मेरे घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देख रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी ही देर में हम एक आलीशान बंगले के पास पहुंच गए थे। ड्राइवर ने उस लड़की के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी दरवाजा खोल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मालिक हूँ। वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। ऐसा आलीशान बंगले को देख देख कर मैं बहुत हैरान रह गया था। मुझे वह लड़की एक रूम में लेकर गई। वह रूम बहुत ही बड़ा था। उसमें एक बेड था, एक टीवी था। लड़की ने कहा कि आज से यह रूम तेरा है, तुम इस रूम में आराम करो, नौकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगा। जैसे ही मैं बेड पर बैठा तो अंदर की तरफ धंसता जा रहा था, क्योंकि बहुत ही गद्देदार बेड था। थोड़ी ही देर में नौकर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। खाने में चावल, दाल, रोटी और सब्जी थी। मैंने पेट भर खाना खाया, क्योंकि मैं काफी दिनों से ऐसा खाना नहीं खा रहा था। वह लड़की कहीं भी बाहर जाती थी तो मैं उसके साथ जाता था, और जिस दिन नहीं जाती थी उस दिन मैं घर पर ही रहता था। लेकिन मैं एक बात काफी दिनों से नोटिस कर रहा था कि ये लड़की जब भी मेरे सामने आती थी तो उसका चेहरा छुपा हुआ ही होता था। वह अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाती थी। मुझे लगा कि शायद अपने घर में रहेगी तो अपना चेहरा खोल देगी, मगर अपने घर में रहने के बावजूद भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी। मैं अपनी इस बदलती हुई किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
ऐसा लगता था जैसे यह सब कोई सपना है और आंख खुलने पर यह सपना टूट जाएगा। मैंने उससे एक दिन पूछा भी था कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती हो। उसने कहा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें अपना चेहरा भी दिखा दूंगी और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन उस लड़की ने मुझे बुलाया और मुझे काफी महंगे महंगे शर्ट जींस दिए और कहा कि इसमें से ब्लैक शर्ट और व्हाइट जींस पहनकर तैयार हो जाओ, मुझे मेरे दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। मैं थोड़ी देर बाद तैयार होकर आ गया। मैंने देखा कि वह भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपना फेस अभी भी कवर किया हुआ था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वहां पहुंचकर हॉल के अंदर एंट्री करते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने सारे लोगों के सामने बताया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, बल्कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था। वह लड़की ना जाने मुझसे क्या करवाना चाह रही थी। लगभग सारे लोगों ने उसे मुबारकबाद दी और सभी लोग मेरे करीब आकर मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। उस एनिवर्सरी पार्टी में सारे मेहमान उस लड़की को निशा कहकर पुकार रहे थे। सबने कहा कि निशा, तुम्हारा पति तो सच में बहुत अच्छा है। लगभग 4 घंटे हम लोग वहां पर रुके और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने उससे सवाल किया कि तुमने लोगों से झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। मैंने कहा लेकिन झूठ बोलना तो गलत बात है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो वह कहने लगी, झूठ तुमने नहीं बोला है, झूठ तो मैंने बोला है। पाप की सजा मुझे ही मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई भी कहे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ, तो तुम्हें यही बताना है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। भला वह लड़की मुझसे झूठ क्यों बुला रही थी। मैं सारा दिन घर में फ्री ही रहता था और मेरा टारगेट यह था कि मुझे इस लड़की का चेहरा देखना था, लेकिन यह लड़की मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अपने ही घर में वह लड़की अपना चेहरा छुपाकर घूमती रहती थी। मैं एक दिन उसके कमरे में जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मुझे उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 15 दिन गुजर गए थे। उसने एडवांस में ही मुझे 50,000 दे दिए, जो कि मैंने घर भेज दिया। घर पर मेरी माँ और मेरी बहनें बहुत खुश हुई। उस लड़की के इतने बड़े बंगले में उसके अलावा और कोई रहता भी तो नहीं था, पर भी वह चेहरा छुपा कर ही रखती थी। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन मैंने देखा कि घर में एक बूढ़ा आदमी भी है, जो कि एक रूम में बेड पर लेटा हुआ था। मैं हैरान था कि बूढ़ा आदमी कौन है। तभी निशा कहने लगी कि यह मेरे ससुर हैं, और बूढ़े आदमी से निशा कहने लगी कि यह मेरे पति हैं, मेरी तरफ उंगली करके। यह बात सुनकर तो मैं और भी हैरान हो गया था कि जब निशा के ससुर यह बूढ़े आदमी हैं, तो फिर मैं उसका पति कैसे हुआ। लेकिन मैंने देखा कि निशा की बात सुनकर वह बूढ़े आदमी मुस्कुराने लगे थे। लेकिन निशा के ससुर वह बूढ़े आदमी थे, तो उनके बेटे निशा के पति होते ना, मैं कैसे होता। निशा ने मुझसे कहा कि तुम हैरान हो रहे होंगे इनको देखकर। तुम्हारा काम यह भी है कि इन बूढ़े आदमी को तुम यकीन दिलाओगे कि तुम मेरे पति हो। मैंने उसे कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि आखिर क्या बात है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने ससुर के कमरे में ले गई और दरवाजे पर जाकर ही रुक गई। यह देखो, मेरे ससुर हैं और ये पैरालाइज्ड हैं। तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें काम चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यह लाचार है, मुझे इनकी खुशी चाहिए। मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए घर दिया। इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया, लेकिन अब मेरे ससुर चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। मैंने इनके बेटे से शादी की थी, लेकिन उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और अमेरिका चला गया, और अब वह यहाँ कभी नहीं आता है। फिर उसके पापा ने, यानी कि मेरे ससुर जी ने, अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी। मैं अपने ससुर जी का ध्यान रखती हूँ। उनका बेटा 7 साल पहले जो गया, अभी तक नहीं आया है। उसको अपने पापा से भी कोई मतलब नहीं है और वहां दूसरी लड़की से उसने शादी कर ली। और मेरे ससुर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वह पैरालाइज्ड हो गए और अब उनकी जिंदगी कम दिनों की बची हुई है। इसलिए मैं उनको खुशी देना चाहती हूँ। उनका मन है कि मैं शादी कर लूं और अपना घर बसा लूं। वह कहते हैं कि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी और इतने बड़े घर में मैं कैसे अकेली रहूंगी, और मेरे दिल में अब प्यार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास प्यार पर से उठ गया है। मैंने इस लड़के से अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादी की थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मेरे पति अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए मैं घर से भागकर उससे शादी की, और अभी मेरी यह स्थिति है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकती हूँ।
वह लोग मुझे नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरी विदाई के टाइम पर ही उन्होंने कह दिया था कि तुम अगर जा रही हो इस घर से तो फिर वापस कभी मत आना। तुम मेरे पति बनने का नाटक करो जिससे कि मेरे ससुर को अच्छा लगे। तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। मेरे ससुर तुम्हें देखकर ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम ही मेरे पति हो और मेरी पसंद अच्छी है। बस मैं तुम्हें इस काम के बदले एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करूंगी। कोई गलत और गैर कानूनी काम नहीं है। निशा की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे कहा, तुम्हें इस काम के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं यह काम फ्री में भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि जिस परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ तुम भी उसी परेशानी से ही गुजर रही हो। हम दोनों का दुख बराबर का है। निशा ने कहा कि मेरा इस दुनिया में ससुर के अलावा कोई नहीं है और इनको यकीन दिलाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने कहा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी परवाह नहीं किया, अपने पापा की परवाह नहीं किया और वो शादी कर लिया, तो तुम उसके गम में कब तक बैठी रहोगी? तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उसने कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं छोटी से छोटी बात पर भी बहुत हर्ट हो जाती हूँ। अब मैं उसके ससुर के सामने झूठी मूठी एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके ससुर को यही लगता था कि निशा और मेरी सच में शादी हुई है। इधर मैं अपने घर पर भी पैसे भेज रहा था और मैं निशा का चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। वह मेरे सामने ही क्या, किसी के सामने भी अपना चेहरा नहीं खोलती थी। भला वह इतनी सारी जायदाद की इकलौती वारिस थी। वह चाहती तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से भी जी सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी ही सादी थी। निशा के यहाँ नौकरी करते हुए 1 महीने बीत गए थे और मेरी बहन की शादी की तारीख आ गई। मैंने कहा, निशा मैं 10 दिन के लिए गांव जाऊंगा, क्योंकि मेरी दीदी की शादी है। निशा ने कहा कि मैं दादाजी को क्या बताऊंगी? मैंने कहा कि बता देना, मैं अपने जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गया हूँ। निशा ने कहा ठीक है, और मैं गांव चला गया। गांव जाकर मैंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से की। सारे गांव वाले देखते ही रह गए। सब आश्चर्य कर रहे थे कि कार्तिक पता नहीं बाहर में कौन सी नौकरी करता है। मेरी बहन और माँ भी बहुत खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और मैं वापस निशा के घर आ गया। मैं बिना बताए ही निशा के रूम में गया तो मैं अवाक रह गया, क्योंकि उसका चेहरा तो एक तरफ पूरा जला हुआ था। निशा ने कहा, तुम यहाँ? मैंने कहा, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? उसने कहा कि मैं इसलिए किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरे चेहरे को देखकर डर जाएंगे। हुआ यह था कि एक दिन मेरे और मेरे पति में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किसी छोटी सी बात पर ही हो रहा था, लेकिन वह झगड़ा बड़ा रूप ले लिया। उस समय मैं उसके शर्ट पर प्रेस कर रही थी। उसने मेरे हाथ से आयरन लेकर मेरे फेस पर रख दिया और मेरा फेस बुरी तरह जल गया। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। साइड से मैंने उसका चेहरा देखा तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वह, लेकिन जिस साइड से जला हुआ था उस साइड से देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने उसे चुप कराया और कहा कि कोई बात नहीं है निशा, तुम सर्जरी करवा कर ठीक हो सकती हो। उस दिन के बाद से मैं और निशा एक दूसरे के करीब होने लगे और कब हम दोनों के बीच प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद मैंने और निशा ने शादी कर ली। मैंने निशा के फेस का सर्जरी करवाया और वह पहले की तरह खूबसूरत हो गई। जितनी वह खूबसूरत है उतना उसका दिल भी खूबसूरत है। मैं गांव से अपनी माँ और चारों बहनों को ले आया। एक बहन की तो शादी हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने चारों बहनों की भी शादी कर ली। निशा ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को बदल दी। मेरी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव आया था। पहले मैं अमीर था, बीच में मैं गरीब, उसके बाद फिर से मैं अभी निशा के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।